हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उम्मीद करते हैं कि जो भी हम वीडियोस डाल रहे हैं उससे आपको समझ आ रहा है सब कुछ, और जो भी आपके इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डाउट्स हैं, म्यूचुअल फंड रिलेटेड डाउट्स हैं, वो धीरे धीरे क्लियर होने शुरू हो गए होंगे। और सेकेंडली हम आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि हमारे वीडियोस को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस अपने फ्रेंड, फैमिली और अपने सर्कल में शेयर जरूर करें। तो लास्ट वीडियो में हमने डेट म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात की थी और हमने आपको कहा था कि हम आज वाली वीडियो में हाइब्रिड फंड्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हाइब्रिड फंड्स होते क्या है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं, आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालना चाहते हैं और आप इक्विटी एज वेल एज डेट दोनों में पैसा डालना चाहते हैं। आप एक स्पेसिफिक कैटेगरी में नहीं डालना चाहते, आप चाहते हैं कि आपको दोनों का ही फ्लेवर मिले। इक्विटी का जो वोलेटिलिटी वाला फ्लेवर है और डेट का जो ऑलमोस्ट एक फिक्स्ड टाइप ऑफ रिटर्न है, जो एफडी लिंक्ड रिटर्न होती है, वो मिले। आप उस दोनों का एक मिक्सचर चाहते हैं। तो जो फंड्स ये मिक्सचर प्रोवाइड करते हैं, द फंड्स विच इन्वेस्ट इन इक्विटी एज वेल एज डेट, उन फंड्स को हाइब्रिड फंड्स कहा जाता है। अब हाइब्रिड फंड्स में भी आगे कैटेगराइजेशंस होती हैं। उन कैटेगराइजेशंस के होने का कारण ये है कि हर बंदे का, हर इन्वेस्टर का अपना नजरिया है या अपना रिस्क टेकिंग लेवल है। वो एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इक्विटी और पर्टिकुलर लेवल ऑफ डेट से सेटिस्फाइड होगा अपने पोर्टफोलियो में। फिर से एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए आप चाहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो उसमें डेट जरूर हो पर उसमें इक्विटी का पोर्शन थोड़ा ज्यादा हो। तो मे बी यू वांट कि आपके पोर्टफोलियो में 70-80% इक्विटी हो और 20-25-30% के आसपास डेट हो। तो आप एक एग्रेसिव हाइब्रिड इन्वेस्टर हो गए। बट ऑन द अदर हैंड एक इन्वेस्टर ऐसा भी हो सकता है जो कहे कि मुझे अपने पोर्टफोलियो में या मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट्स में 80% डेट चाहिए और सिर्फ 20-25% इक्विटी चाहिए, ताकि जो इक्विटी का रिटर्न है उसकी वजह से मेरे पोर्टफोलियो में ओवरऑल बड़ी नेगेटिव रिटर्न ना आए, जो कि आ सकती है अगर इक्विटी का पोर्शन बहुत ज्यादा हो। तो उस इन्वेस्टर के लिए सेकंड कैटेगरी ऑफ हाइब्रिड फंड ज्यादा जरूरी होगी या ज्यादा उसके लिए अहमियत रहेगी उसकी। तो हम इन्हीं कैटेगरीज को थोड़ा डिफाइन करेंगे, इन कैटेगरीज को देखेंगे और उसके बेसिस पे फिर हम देखेंगे कि हर कैटेगरी में क्या रिस्क है और क्या रिटर्न है। ब्रॉडली 3 कैटेगरीज है हाइब्रिड फंड की, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये कैटेगरीज है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स, डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड्स और इक्विटी सेविंग्स फंड्स। तीनों कैटेगरीज के बारे में बात करते हैं। शुरू करते हैं हम एग्रेसिव हाइब्रिड फंड से। तो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड जैसे नाम से ही कहते हैं कि इन फंड्स में एटलीस्ट 65% पैसा, 65% पैसा इक्विटी में होता ही होता है। तो शेयर मार्केट में आपका 2/3 पैसा हमेशा लगा रहेगा। वो वो एलोकेशन है 65% वाली, वो 80% तक जा सकती होती है। तो अगर फंड मैनेजर को लग रहा है कि मार्केट थोड़ी सस्ती चल रही है, तो वो आपके पैसे का 80% पैसा इक्विटी में या शेयर मार्केट में डाल सकता है और 20% पैसा डेट में होगा। आपके सामने चार्ट भी खुल गया होगा एक, जहां पे आपको 2 एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स के रिटर्न के बारे में बताया गया है। तो अगर आप देखें आईसीआईसीआई और एसबीआई के इक्विटी एंड डेट फंड और हाइब्रिड इक्विटी फंड्स है, एक साल में ऑलमोस्ट फ्लैट रिटर्न है, एक की 3% नेगेटिव, एक की 3% पॉजिटिव। 5 साल में आईसीआईसीआई की अराउंड 6% और एसबीआई की अराउंड 7% एवरी ईयर रिटर्न आई है। और पिछले 10 साल में, मतलब 10 साल अगर 2010 अगस्त से 2020 अगस्त तक अगर देखें, तो अराउंड 11% दोनों ने सीएजीआर रिटर्न दी है। तो अगर आप देखेंगे 11% रिटर्न ऑन दी एग्रेसिव साइड है ना, क्योंकि हमने अपने इक्विटी वाले वीडियोस में भी देखा था कि 10 साल की रिटर्न 13-13, 12-12% के आसपास थी। तो ये ऑलमोस्ट उस रिटर्न के आसपास की रिटर्न दिखा रहा है। द रीजन बीइंग कि इसमें इक्विटी पोर्शन बहुत ज्यादा है। ठीक है, हम अब अपनी सेकंड कैटेगरी पे जाते हैं, जिसे हम कहते हैं डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड। इस कैटेगरी को समझने से पहले हमें एक छोटा सा कंसेप्ट समझना होगा। अब एक होता है इक्विटी, एक होता है डेट। इक्विटी में ही एक और कैटेगरी होती है इक्विटी लिंक्ड प्रोडक्ट। इक्विटी लिंक्ड प्रोडक्ट में मेजर प्रोडक्ट होता है आर्बिट्राज। आर्बिट्राज सिंपली आपको बहुत ज्यादा डीप डाइव करने की जरूरत नहीं है। आर्बिट्राज आपके लिए सिर्फ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है इक्विटी का, जहां पे फंड मैनेजर पैसा इन्वेस्ट करता है
और उस इन्वेस्टमेंट से उसे अराउंड 5.5-6% रिस्क फ्री रिटर्न आ जाती है। ठीक है, अब वो कैसे होता है, वो थोड़ा फ्यूचर और कैश मार्केट में जो प्राइस फ्लक्चुएशंस होती हैं वो उसको थोड़ा सा खेलते हैं उसमें, बट वो हमारे स्कोप से बाहर है। बेसिकली हमें बस जानना है कि जैसे इक्विटी वोलेटाइल होता है वैसे ही इक्विटी का एक और भाई होता है जो वोलेटाइल नहीं होता। ठीक है, जिसमें अराउंड 5.5-6% रिटर्न कंटिन्यूअसली फंड मैनेजर को मिलती रहती है। तो हम अब समझते हैं डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड्स को इन 3 कंपोनेंट्स के साथ, इक्विटी, आर्बिट्राज और डेट। अब कोई भी फंड जो इक्विटी फंड होता है, इक्विटी फंड में कम से कम 65% पैसा इक्विटी या इक्विटी लिंक प्रोडक्ट्स में होता है। दैट इज इक्विटी या आर्बिट्राज में 65% पैसा होना चाहिए। तो डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड में क्या होता है, इस फंड में फंड मैनेजर इक्विटी में 65% पैसा मिनिमम रखता है, इक्विटी या इक्विटी लिंक्ड प्रोडक्ट्स में। अगर फंड मैनेजर को लग रहा है कि मार्केट थोड़ी महंगी है पर उसे रूल्स के हिसाब से 65% पैसा इक्विटी और इक्विटी लिंक प्रोडक्ट्स में रखना है, तो वो प्योर इक्विटी में या प्योर शेयर्स में शायद 30 से 35% पैसा रख देगा। उसके बाद जो बाकी रेजिडुअल पैसा होगा, सपोज कीजिए उसने 35% प्योर शेयर्स में रख लिया, 30% पैसा वो आर्बिट्राज में रख देगा, 65 हो गया, और 35% पैसा वो डेट में रखेगा। अब इससे क्या होगा, इससे जो फंड मैनेजर को लग रहा था कि मार्केट बहुत ज्यादा वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, जिससे लॉस होने के चांसेस है वो मिनिमम हो जाते हैं, क्योंकि आपने एक्चुअल इक्विटी एक्सपोजर सिर्फ 35% लिया है, बाकी 60-65% मनी पे आपका इक्विटी एक्सपोजर नहीं है, आप उसमें एक सेफ रिटर्न ले रहे हैं। अब सपोज कीजिए कुछ महीने बाद एक वही फंड मैनेजर को लग रहा है कि अब मार्केट काफी सस्ती हो गई है, मार्केट गिर गई है, अब इक्विटी में इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना चाहिए, तो वो उस टाइम पे 65% पैसा प्योर शेयर्स में डाल सकता है, आर्बिट्राज को 0 कर सकता है, 35% पैसा डेट में रखेगा, और जो भी इक्विटी अब उसके बाद जो रिवाइवल आएगा उस रिवाइवल का आपको पूरा गेन मिलेगा। तो फिर से एक बार समझते हैं, इन द वेरी सिंपलेस्ट टर्म्स, डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड्स में फंड मैनेजर अपनी डिस्क्रिशन के बेसिस पे इक्विटी, आर्बिट्राज और डेट में पैसा लगाता है। आर्बिट्राज और डेट आपको ऑलमोस्ट फिक्स्ड काइंड ऑफ कंजर्वेटिव रिटर्न देते हैं, इक्विटी आपको एग्रेसिव रिटर्न देता है। जब फंड मैनेजर का मन करता है एग्रेसिव होने का, वो एग्रेसिव हो जाता है बाय इंक्रीजिंग द इक्विटी पोर्शन, और जब उसे लगता है कि एग्रेसिव नहीं कंजर्वेटिव होना है, तो वो कंजर्वेटिव हो जाता है बाय इंक्रीजिंग द आर्बिट्राज पोर्शन। ये डिस्क्रिशन फंड मैनेजर के हाथ में होता है। तो आपके सामने फिर से चार्ट खुल गया होगा डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड्स की रिटर्न्स का। देखेंगे अगर आईसीआईसीआई बैलेंस एडवांटेज ने एक साल में अराउंड 5% रिटर्न दिया है, वही एडलवाइस बैलेंस एडवांटेज ने इसी कैटेगरी का फंड है, उसने अराउंड 13% रिटर्न दिया है। 3 साल में अगर देखोगे तो रेंज समवेयर अराउंड 5 से 6% सीएजीआर की रिटर्न है, और 5 साल में रिटर्न अगर आप देखेंगे तो अराउंड 6-7% के आसपास इस कैटेगरी ऑफ फंड्स ने रिटर्न दी है। अब हम आते हैं अपनी तीसरी कैटेगरी पे। तीसरी कैटेगरी होती है इक्विटी सेविंग्स फंड की कैटेगरी, या फिर ये एक वो कैटेगरी है जो सबसे ज्यादा कंजर्वेटिव है आउट ऑफ ऑल 3 कैटेगरीज ऑफ हाइब्रिड फंड्स जो हमने डिस्कस की है। इक्विटी सेविंग्स फंड कैटेगरी की अगर बात करें, इसमें इक्विटी पोर्शन जो है वो 20 से 35% तक ही रहता है। अगर फंड मैनेजर को लग रहा है कि मार्केट बहुत ज्यादा सस्ती हो गई है या अंडर वैल्यूड हो गई है एंड ही वांट्स टू इंक्रीज द इक्विटी पोर्शन, तो अगर आप अभी देखेंगे डायनामिक एसेट एलोकेशन में उसने वो प्रोपोर्शन इक्विटी का 65% तक कर लिया था, बट इन केस ऑफ इक्विटी सेविंग्स ही कैन नॉट डू इट। वो अपना इक्विटी पोर्शन 30-35% तक ही मैक्सिमम लेके जाएगा, बाकी 30-35% इसमें आर्बिट्राज रहेगा ही रहेगा। अगर इक्विटी पोर्शन इसमें 20% है तो आर्बिट्राज 45% होगा, और अगर इक्विटी पोर्शन 35% है तो आर्बिट्राज 30% होगा। रेस्ट 35% पैसा इसमें फिक्स्ड डेट में रहेगा। तो जो सबसे कंजर्वेटिव इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए इक्विटी सेविंग प्रोडक्ट सबसे इजी और सबसे वायबल ऑप्शन है उनके लिए इन्वेस्ट करने का। फिर से चार्ट देखते हैं। एक साल में एडलवेस इक्विटी सेविंग प्रोडक्ट ने दिया है, फंड ने दिया है हमें 9% रिटर्न, वही कोटक ने दिया है अराउंड 6% रिटर्न।
3 साल में वही रेंज अराउंड 6% के आसपास CAGR रिटर्न आ रही है और 5 साल में अराउंड 7% के आसपास रिटर्न आ रही है। तो यूजुअली इक्विटी सेविंग फंड्स को इस तरीके से भी बोला जाता है कि ये आपको ऑलमोस्ट FD जितनी रिटर्न देते हैं और ये टैक्स एफिशिएंट होते हैं, बिकॉज इक्विटी पे आपको 1 लाख रुपए से ऊपर के प्रॉफिट पे ही टैक्स लगता है, उससे कम नहीं लगता। टैक्सेशन के बारे में हम बात करेंगे इन अ सेपरेट वीडियो, हमारी नेक्स्ट वीडियो इसी पे होगी, तब आपको थोड़ा और रियलाइज होगा कि पीपल हु आर इन 20-30% टैक्स ब्रैकेट, उनके लिए इक्विटी सेविंग फंड्स एक बहुत ही ज्यादा वायबल ऑप्शन है, जहां पे रिटर्न FD से कई गुना कुछ परसेंटेज ज्यादा आती है। तो हमने आज एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड या फिर इक्विटी सेविंग फंड और डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स के बारे में बात की। ये एक हमारा जो हाइब्रिड फंड्स का अम्ब्रेला था वो इस वीडियो से कवर होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड्स, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को पसंद भी आएगा, आप लोगों को इंटरेस्ट का भी है, उसके बारे में बात करेंगे। तब तक प्लीज इस वीडियो को देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर जरूर करें। थैंक यू।